कवि परिचय। कवि परिचय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। देखिए, अगर इससे पहले आप लोगों को थोड़ी भी जानकारी होगी या कक्षा में बताई हुई बातों को ध्यान में रखे होंगे तो आप लोगों को बताया गया होगा कि प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा ये चार प्रमुख कवि हुए हैं छायावाद के, है ना। छायावाद के ये चार मुख्य स्तंभ माने जाते हैं आधुनिक काल के। हिंदी साहित्य को चार काल खंडों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत आता है छायावाद, और उस छायावाद के अंतर्गत ये चार प्रमुख कवि आते हैं: प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। प्रसाद से हो गया जयशंकर प्रसाद, पंत से हुआ पंत से हुआ सुमित्रा नंदन पंत, निराला से हुआ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और वर्मा से हुआ महादेवी वर्मा। ये चार छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं, और इन्हीं चार स्तंभों में एक हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनका जन्म हुआ 1899 में और मृत्यु हुई 1961 में। 1899 में इनका जन्म है, 1961 में इनकी मृत्यु है। इस बीच जब वो लिखने के अपनी रचनाओं को लिखने के कगार पर आते हैं और लिखना प्रारंभ करते हैं, तो कई तरह की बातें आती हैं उनके साथ। कोई ये उनका मापदंड नहीं था कि वो एक छायावादी कवि ही थे। उसके बाद प्रगतिवादी कविताओं में भी उनकी रचनाएं देखी जाती हैं। तो आप देखिएगा कि उस समय भी हमारे भारत की जो सामाजिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, उसका असर उनकी लेखनी पर है ना। मैं और आगे भूमिका स्पष्ट करने में बताऊंगी कि वो बातें क्या है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में हुआ था। उनका पितृग्राम गढ़ाकोला है। गढ़ाकोला उन्नाव में है, उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। इनकी विधिवत स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक हुई थी। पत्नी की प्रेरणा से ही इनके साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। इनका जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविताओं के प्रमुख आधार स्तंभ। देखिए, दो बातें आई। एक आई छायावाद, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। दूसरा शब्द इनके लिए आया है स्वच्छंदतावादी। स्वच्छंद, अब वो किसी वाद से जुड़े हुए नहीं है। तो आप देखिएगा कि वो स्वच्छंदतावादी कविताओं में एक बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखक, सुप्रसिद्ध कवि का सुप्रसिद्ध कविता है, वह तोड़ती पत्थर या भिखारी, है ना। ये सब, वह तोड़ती पत्थर या भिखारी, दो टूक कलेजे को करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को अपनी फटी झोली फैलाता, वह दो टूक कलेजे को करता पछताता पथ पर आता। या फिर वह तोड़ती पत्थर, देखिए, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। हाँ, ये एक गरीब मजदूरी करने वाली महिला का वर्णन है। भिखारी, ऐसा भिखारी है, हाँ, भिखारी भारत के भिखारियों का वर्णन है उसमें। दैट मीन्स भिखारियों का वर्णन नहीं, गरीबी का वर्णन। गरीबी इतनी पराकाष्ठा पर थी बच्चों कि अब आप कक्षा 10 में आ गए हैं और आप समझ सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशन और इकोनॉमिक सिस्टम को समझने के लायक हैं। इसलिए मैं इसको बताऊंगी आपको कि ऐसी कविताओं का सृजन करने के पीछे कौन सी बातें हैं। तो बातें ये हैं कि पूरा विश्व आर्थिक मंदी से, या कहिए कि आर्थिक स्थिति जो है
सिस्टम जो है, तंत्र जो था वो गड़बड़ था। पैसा जिसके पास है उसी के पास जमा होते जा रहा था, और जिसके पास नहीं है वो उसके पास वो गरीब का गरीब होता जा रहा था, अमीर अमीर होता जा रहा था और गरीब गरीब होता जा रहा था। अगर आप विश्व के इतिहास को पढ़ते होंगे तो उसमें रशियन रिवॉल्यूशन पढ़े होंगे, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े वैसे रशियन रिवॉल्यूशन भी है। तो रसिया का रिवॉल्यूशन इसी पर था, जो आया था कहाँ से? चाइना से। लेनिन और स्टालिन उसके रिप्रेजेंटेटिव थे, और इन्होंने विश्व को जगाया कि क्यों होता जा रहा है और गरीब गरीब ही क्यों होता जा रहा है। किसी के पास रोटी के लाले हैं और किसी के पास वारे न्यारे हैं पैसे के, ऐसा क्यों? सिस्टम को बदलना था। तो आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए एक ये बहुत बड़ा आंदोलन था, रशियन रिवॉल्यूशन, जिसमें आप देखे होंगे कि वहां के जार को उलट दिया गया था, रोटी की लड़ाई थी, वहां का जार का सिस्टम खत्म हो गया था। तो आप ये फिर कम्युनिस्ट का जन्म हुआ। हाँ, और वो लोग साम्यवाद को लाया। साम्य कहते हैं बराबरी को, है ना? ये बराबर, पैसे को बराबर करो समाज में, अमीर अमीर ही हो गरीब गरीब ही हो, ऐसी स्थिति ना होना चाहिए। ऐसा एक सिस्टम लाओ कि सबको जीने खाने का हक मिल सके। तो साम्यवाद के प्रवर्तक हुए जो कम्युनिस्ट पार्टी भी हुआ करता है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी इसको हैंडल किया था बाद में जाकर। तो साम्यवाद लाया गया, दैट मीन्स पैसे पर अंकुश लगाया गया, एक लिमिटेशन में पैसे एकत्रित कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपके पास है तो वो सरकार को टैक्स के रूप में आप वापस करिए, ताकि जिनकी झोली खाली है वो खाली ही न होती चली जाए। उस जमाने में ये दो कविताओं की रचना किए हैं। इनको प्रगतिवाद के भी कवि के रूप में देखा गया। वो ऐसी ऐसी कविताओं को लिखे जो इस आर्थिक, पूरा भारत ही नहीं पूरे विश्व को ले लीजिए, आर्थिक सिस्टम को बहुत प्रभावित किया, उसका पूरा ढांचा बदल दिया, है ना? पहले पूंजीवाद था कंप्लीट, अब उसमें साम्यवाद भी आने लगा। आप देखिएगा कि थर्ड वर्ल्ड एक सुनते होंगे, तीसरी दुनिया के लोग। तीसरी दुनिया के लोग किसे माना जाता है? जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कॉलोनीज थे ब्रिटेन और फ्रांस के, उनको आजाद किया गया। तो 1945 के बाद जिन्हें आजादी मिली कॉलोनी, ये इन दोनों देशों से, ब्रिटेन और फ्रांस से, वो सब तीसरी दुनिया के देश कहलाने लगे, है ना? तो ज्यादातर स्थिति यही बिगड़ी हुई थी एशियन कंट्रीज की ही, और एशियन कंट्रीज ही ज्यादा गुलाम थे। तो इसमें एक नई आर्थिक स्थिति का इम्प्लीमेंट हुआ जो साम्यवाद कहलाया। आज आप भी देखते होंगे कि पापा एक खास इनकम के बाद अगर कमाते होंगे तो उनको एक हेवी अमाउंट सरकार को लौटाना पड़ता होगा, है ना? तो देश की प्रगति होती है और हर व्यक्ति की प्रगति होती है, कोई भी ऐसा नहीं होता है कि वो खाए बिना मर जाए। तो उसी समय इन्होंने बहुत सारी कविताओं का सृजन किया, और उस समय ही ये उत्साह कविता की भी रचना हुई। और आप देखिएगा कि इसमें यही जो पुराना घिसी पीटी परंपरा आ रही थी, उस घिसी पीटी परंपरा को समाप्त करके एक नई परंपरा की शुरुआत करने का आह्वान इस कविता में की गई है, उत्साह में। उत्साह शब्द का अर्थ ही होता है इनकरेज करना, है ना? तो ये किनको इनकरेज कर रहे हैं, किनको उत्साहित कर रहे हैं? निराला जी लिखने वाले को उत्साहित कर रहे हैं कि जो भी लिखते हैं, नई कविता लिख रहे हो या कहानी लिख रहे हो या जिस विधा में लिख रहे हो, वो कुछ ऐसा लिखे कि पूरी दुनिया में जो लोग अनमने से हैं उसमें उथल पुथल मच जाए, और एक ऐसा सिस्टम आए जिसमें गरीबों को भी जगह मिले, है ना? तो यहाँ पे आप देखिएगा, स्वच्छंदतावाद स्वच्छंदतावादी कविता है के प्रमुख आधार स्तंभ निराला जी हुए। साहित्य संसार में भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध होता है इनकी रचनाओं में। प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र भी है, विद्रोह भी है। किस चीज का विद्रोह हुआ? बताए ना, इस इकोनॉमिक सिस्टम का विद्रोह हुआ।
गरीबी को मिटाओ समाज से। हाँ, क्रांतिकारी कविताएं भी है। प्रेम की तरलता तथा दार्शनिकता भी इन दृष्टिगोचर होती है इनकी कविताओं में। इन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। छंद मुक्त मतलब कोई ताल लय छंद, कोई नियम में लिखी गई जो पहले, जैसे आपको रोला है, सोठा है, छप्पे है, रामचरित में दोहा और चौपाई है, वो सब छंद बद्ध है। और छंद मुक्त का इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया। एक और इनकी कविताओं में शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन है, उनके प्रति गहरी सहानुभूति का भाव इनकी कविताओं में मिलता है। वहीं शोषक वर्ग, दैट मीन्स किसी का शोषण करना, शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति आक्रोश का भाव भी दृष्टिगोचर होता है। इनकी रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नीमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। इनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है। जैसे आप देखेंगे कि प्रेमचंद की कथाओं का संकलन मानसरोवर में है, उसी प्रकार निराला जी की प्रमुख रचनाओं को निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित किया गया है। अब पाठ परिचय को सुनिए और झट से 2 लाइन में लिखिएगा बच्चों। उत्साह कविता में क्या है, इसमें देखिए, कवि बादल को क्रांति दूत बनाया है और क्रांति का दूत मैसेंजर मानकर उसे आह्वान किया है कि वह अपनी पौरुषमयी गर्जना से समस्त आकाश को गुंजायमान करे और काले घुंघराले बालों तथा बाल कल्पनाओं के समान पालित मानकर उसे नवजीवन प्रदान करने वाले कवि का रूप भी प्रदान किया गया है। बादल को कवि का रूप प्रदान किया गया है प्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष रूप से उस नए लिखने वाले कवियों को कहा गया है कि तुम कुछ ऐसा लिखो जैसे सारा उथल पुथल हो जाए। अभी देखिए, भीषण गर्मी से आप भी परेशान हैं, सारे जीव जंतु परेशान हैं, जितने भी जीवित पशु पक्षी मनुष्य पेड़ पौधे गर्मी से त्राही त्राही कर रहे हैं, है ना। तो लोग बादलों से क्या आह्वान करेगा कि तुम पूरे आकाश को घेर कर ऐसी गर्जना के साथ बारिश करो कि ये जितने भी जीव जंतु मरने के कगार पर हैं वो सब जीवित हो जाए, उनमें एक नई स्फूर्ति आए, उसमें जान आ जाए, चारों ओर हरियाली आए, चेहरे पर रौनक आए, मनुष्य जीने लायक हो जाए, है ना। तो हम भीषण टेम्परेचर को झेल रहे हैं। रात में थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ तो लगा कि अब जीवन थोड़ा सा दुर्लभ से आसान की ओर बढ़ रहा है ना। तो ऐसे ही उस समय जो आर्थिक स्थिति थी विश्व की, उससे लोग त्रस्त थे और चाहते थे लिखने वाले भी कुछ ऐसा लिखें जैसे कुछ नया हो जाए, पुरानी परंपरा टूट जाए। क्योंकि बच्चों, आप लोग जानते होंगे कलम में बहुत बड़ी शक्ति होती है ना। एक कविता है ना, 2 में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की तलवार, मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति अजय अपार। हाँ, क्या चाहिए, कलम। कलम में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो लिखने वालों से भी आह्वान किया जाता है, कवि करते हैं कि ऐसा लिखो कि पुरानी परंपरा खत्म होकर जो व्यक्ति त्रस्त है गरीबी से, कुछ ऐसा नियम बने सरकार की तरफ से या सत्ता संभालने वालों की तरफ से कि गरीब को भी जीने और रोटी का आसरा मिल सके। इसी पर एक कविता है। 2 लाइन जल्दी से लिखो, तो कॉपी निकालो। पाठ परिचय जल्दी से 2 लाइन में लिखो, ये बहुत जरूरी है। अगर इससे तुम रूबरू रहोगे तो इस कविता से संबंधित कुछ भी लिख सकते हो। लिखो, उत्साह कविता में कवि ने तेजस तेजस राज, यस मैम। वीडियो खोलिए तो कहाँ आप लिख रहे हैं, मैं देखना चाहूंगी।
उत्साह कविता में कवि ने, हाँ ठीक है, कवि ने बादल को क्रांति दूत मानकर, लिखते जाइए, उत्साह कविता में कवि ने बादल को क्रांति दूत मानकर उससे आह्वान किया है कि अपनी पौरुषमयी गर्जना से समस्त आकाश को गुंजायमान कर दे, समस्त आकाश को गुंजायमान कर दे। कवि ने काले घुंघराले बालों, कवि ने काले घुंघराले बालों तथा बाल कल्पनाओं के समान पालना पोसना पालित मानकर उसे नवजीवन प्रदान करने वाले कवि का रूप भी प्रदान किया है, उसे नवजीवन प्रदान करने वाले कवि का रूप भी प्रदान किया है। हो गया। महक कुमारी 10B, यस मैम। अल्फिया रजा 10B, तुम लोग लिख रही है बाबू? यस मैम। आप लोग लिख रहे हैं बच्चों? हाँ, ये बस ये 2 पंक्ति में पाठ परिचय लिख लीजिए। जितने भी प्रकार के प्रश्न आएंगे, ये केंद्रीय भाव यदि आपको मालूम होगा तो आप प्रश्नों के उत्तर बखूबी दे सकेंगे, इसलिए मैं 2 पंक्ति में पाठ परिचय लिखवा दी हूँ। आइए अब व्याख्या सुनिए। काव्यांशों की व्याख्या मैं कर रही हूँ। पहला देखिए, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। वज्र किसको कहते? बज्जर सुना है गांव में जो बोला जाता है बज्जर, बहुत कठोर को वज्र कहते हैं, है ना। ठीक है, आइए अब ऊपर जो पंक्तियां दी गई हैं बच्चों, बादल गरजो, अब इस कविता में कवि ने बादल के बारे में लिखा है। सीधे सीधे चलिए, कवि बादलों से गरजने का आह्वान करते हुए क्या कहता है? हे बादल, तुम चारों ओर से घिर घिर कर, हाँ, चारों ओर से आकाश को घेर कर गरजो। और आगे क्या कहना चाहता है? काले काले, 2 पंक्तियों को देखो ध्यान से पहले फिर से, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, धाराधर बादल को कहा जाता है बच्चों, धाराधर बादल को कहा जाता है, बादल का पर्यायवाची शब्द है। धाराधर बादल का पर्यायवाची शब्द है। कवि क्या कहते हैं?
कि बादल के बारे में इस कविता में, इस काव्यांश में लिखा हुआ है। और कवि बादलों से गरजने का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम चारों ओर से आकाश को घेर कर घोर गर्जना करो। दो पंक्ति क्लियर? आगे आइए। ललित ललित काले घुंघराले, ललित मतलब सुंदर, काले घुंघराले जैसे बच्चों के काले घुंघराले बाल होते हैं, है ना, छोटे बच्चों का काले घुंघराले बालों की आप कल्पना करिए, है ना, अनगढ़ रूप होता है वो, उलझा उलझा सा बाल, है ना, उस तरह बादलों को कहा गया है। कैसी सुंदरता है बादलों की, काले बादलों की, जैसे छोटे बच्चों के काले घुंघराले बाल बेतरतीब, है ना, अरेंज किया हुआ नहीं कंघी से, कैसे होता है, उस तरह कहा गया है। बादलों को उस तरह माना गया है कवि के द्वारा। काले काले घुंघराले बादलों का अनगढ़ रूप ऐसा लगता है जैसे उसमें किसी बालक की कल्पना की गई है और उस कल्पना का विस्तार समाया हुआ है बादलों में। अभी आकाश आषाढ़ में बादलों से घिरा हुआ है, अभी जम के बारिश होगी भी, 2-4 दिन के अंदर बहुत जगह हो भी चुकी है। वो बारिश होने से पहले जो काले बादलों का रूप है, वो उस रूप का, उस सुंदर रूप का उस बच्चे के काले घुंघराले बालों से तुलना की गई है, जो खूब काला घुंघराला है, सुंदर दिख रहा है और उलझा उलझा सा है। हाँ, बच्चों के काले घुंघराले बाल उलझे हुए जैसे प्रतीत होते हैं, वैसा ही प्रतीत आषाढ़ के बादलों की कल्पना कवि कर रहा है। और क्या कहते हैं आगे, विद्युत छवि उर में, विद्युत जैसे छवि तुम्हारे उर में है हे बादल, तुम बच्चों के काले घुंघराले बालों जैसे तो सुंदर लग ही रहे हो, उलझे उलझे से। उसके बाद तुम्हारे अंदर क्या है, विद्युत छवि है। विद्युत छवि समझते हो, उर हृदय, उर मतलब हृदय, विद्युत छवि बिजली की चमक, विद्युत छवि मतलब बिजली की चमक तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे अंदर है, जगा रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं बादलों को। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, फिर उसको माना भी क्या जा रहा है, उस बादल को कवि माना जा रहा है, बादल को बादल। हाँ, और बादल में जो आशा छिपा हुआ है वो उन कवियों के लिए भी है। और कहा जा रहा है जिस प्रकार बादल बरसकर लोगों को नया जीवन प्रदान करता है, उसी प्रकार कवि अपनी लेखनी से कुछ ऐसा लिखो जैसे लोगों में नए जीवन का संचार हो। एक कवि, तुम्हारी लेखनी में बिजली से कम विद्युत, तुम्हारे लेखनी में भी विद्युत छवि है और बादलों में भी विद्युत छवि है। बादल गरज कर जब बरसेंगे तो धरती पर नए जीवन का स्फुरन होगा, नया जीवन आएगा। वैसे ही कवि जब अपनी लेखनी को चलाएगा तो अनमने से जो लोग हैं, जो अपने जीवन से उब गए हैं, जिन्हें रोटी के लाले पड़े हैं, उनमें भी नवजीवन का संचार होगा। हे कवि, नवजीवन देने वाले कवि, कुछ ऐसा लिखो जिससे सारे विश्व में उथल पुथल मच जाए। ये हुआ विद्युत छवि हुआ बादलों में। अब क्या हुआ, वज्र छिपानु तन कविता फिर भर दो, बादल गरजो वज्र जैसा कठोर। कहीं कहीं पे सुनते हैं ना बच्चों के, बिजली के साथ वज्र गिरा है और उसके साथ बहुत कुछ नष्ट भी हुआ बिजली गिरने से। वैसे ही नूतन कविता, नई कविता लिखने वाले, नए कवि, नई कविता लिखने वाले नए कवि, कुछ ऐसा नया लिखिए अपने जीवन का संचार, जैसे मृत सा जो जीवन है उसमें कुछ नया संचार हो सके। तुम्हारे अंदर क्या है बादल, वज्र की अपार शक्ति मौजूद है। तुम्हारे अंदर क्या है कवि, वज्र जैसी शक्ति मौजूद है। तुम्हारे कलम में वज्र जैसी शक्ति है।
उन्हीं बादलों से कभी और आगे क्या कहते हैं कि पूरे आसमान को घेर कर घोर गर्जना करते हुए तुम ऐसा बरसो जैसे जीवन में एक असीम ऊर्जा भर जाए, जीवन में एक नया स्फुरन आ जाए, नया जीवन मिल जाए। कभी बादलों से क्या करता है कि वे किसी नई चेतना की रचना करके सबको असीम ऊर्जा से भर दे। ये दोनों बात एक साथ लीजिएगा, बादलों के लिए भी और कवि के लिए भी, क्योंकि आशय केंद्रीय भाव नए लेखकों के लिए है या नए कवियों के लिए है, जो कुछ लिखते हैं उनके लिए है, और अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से बादलों के लिए। दोनों में उत्साह भरने का काम कवि करता है और आग्रह करता है कि आप मरे सोए हुए व्यक्ति जो अनमने से हैं उनमें नए संचार भर दीजिए, नई ऊर्जा भरिए, नई स्फूर्ति भरिए, नवयौवन भरिए, ऐसा कुछ करिए जैसे लोग जीने के लिए फिर से खुशी खुशी अपना जीवन को जी सके, जीवन से जो आशाएं छोड़ चुके हैं, जिन चीजों से गरीबी से त्रस्त है, वो उनसे उबर कर सामने आ सके। लास्ट में कवि बादलों से कहता है, वज्र छिपानू तन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। ये बादल गरज कर पूरे आकाश को घेर कर ऐसी घोर गर्जना के सदृश करो जिससे लोगों में नई स्फूर्ति का संचारण हो, नई स्फूर्ति का संचार हो। वैसे ही लेखकों के लिए भी है कि आप कुछ ऐसा लिखिए कि नई शक्ति, नई ऊर्जा के साथ आप सामने आ सके। चलो, व्याख्या समाप्त। रिकॉर्डिंग।